हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश दीवान और आप सभी का मेरे इस चैनल पीएससी क्रैकर पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज देखेंगे पॉलिटी यानी कि भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में। और यहाँ का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर दोस्तों 1853 तक के चार्टर एक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत जो दोस्तों धीरे धीरे संवैधानिक इतिहास की ओर कैसे अग्रसर हुआ और यहाँ कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट दोस्तों, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, जो कि दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे दोस्तों। और धीरे धीरे यहाँ पर आकर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया और साथ ही दोस्तों धीरे धीरे यहाँ के माहौल को समझा और दोस्तों शासन करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने भारत में शासन करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, जिससे दोस्तों आगे चलकर दोस्तों भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान निर्माण के काम आए, जो कि दोस्तों संवैधानिक विकास कहलाया। इस प्रकार से दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे, जो कि दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर नियम कानून बनाए, जो कि दोस्तों भारतीय लोग आगे चलकर इस नियम कानून के बारे में समझने लगे। और दोस्तों इस प्रकार उन्होंने खुद का नियम बनाने के लिए विरोध किया और दोस्तों इस प्रकार से संवैधानिक जो है निर्माण कर लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए, जो कि दोस्तों 1757 में बंगाल में इनका दोस्तों जो है विद्रोह हुआ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था दोस्तों ब्रिटिश। उसके बाद अपना नियम कानून बनाया दोस्तों और 1773 से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों व्यवस्थित शासन की शुरुआत किया। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिशों का दोस्तों नियम कानून बनना स्टार्ट हो गया, जो कि दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो दोस्तों हम देखेंगे आज का हमारा पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों ब्रिटिश क्राउन पर कंपनी का नियंत्रण लाया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी पर दोस्तों नियंत्रण लाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। पहले दोस्तों यह नियंत्रण सिर्फ कंपनी के लोगों के द्वारा था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिटिश का यहाँ पर जो है नियंत्रण कायम होते गया। ठीक है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिए गए। इस प्रकार से दोस्तों जो पहले गवर्नर कहलाते थे उनका नाम अब गवर्नर जनरल के रूप में कर दिया गया और साथ ही दोस्तों मद्रास व बम्बई के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश हाइट चैम्बर और लिमेस्टर को रखा गया। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और दोस्तों इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया है, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप देखेंगे। ठीक है, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को दोनों देना सुनिश्चित कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों जो है क्राउन जो है दोस्तों ये है ब्रिटिश के जो महारानी हैं उनको सूचनाएं देना होता था। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कंपनी अब दोनों कार्य को कर सकता था। इस प्रकार से इनको दोनों कार्य के लिए मान्यता मिला था दोस्तों जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे जो है 1774 में दोस्तों जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों 1773 के कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के
द्वारा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों एक नए निकाय के रूप में इसका गठन कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है राजनीतिक मामलों के लिए जो है अलग कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दोस्तों वो वाणिज्यिक कार्य की देखरेख करता था। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों दो और कारणों से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो है दोस्तों इस समय पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को जो है दोस्तों भारत के कंपनी के जो भी क्षेत्र थे दोस्तों, जहाँ तक उसका व्यापार था, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 1773 का एक्ट। इसमें दोस्तों शासन ठीक था, इसीलिए 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम 1813 का एक्ट। तो दोस्तों 1813 का इम्पोर्ट जो है एक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों सिर्फ चीन के साथ और व्यापार जो है बचा रहा, उसी के साथ एकाधिकार बना रहा। भारत में दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई और भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुत्थान होते हुए 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी छोटा अमाउंट था 1 लाख रुपये। और दोस्तों यहाँ पर भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने का दोस्तों अनुमति दे दिया गया था। इस प्रकार से दोस्तों भारत में स्थिति थोड़ा सा दयनीय होने लगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हैं। और दोस्तों आगे देखेंगे दोस्तों हम 1833 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भारत में दोस्तों केंद्रीकरण और उच्च लेवल पर पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखेंगे, जो है केंद्रीकरण बहुत ही उच्च लेवल पर पहुँच गया दोस्तों। यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बने, ठीक है दोस्तों। जो है गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि दोस्तों पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, उसको पूरे भारत के लिए अब लागू कर दिया गया। टीबी मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिससे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो है विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। मैकाले कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा सरकारी नौकरियों में भेदभाव निषेधित किया गया, ठीक है दोस्तों। टीबी मैकाले ने शिक्षा का अध्ययन सिद्धांत या छन थ्योरी के सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी जो है दी, जिसमें समाज के अन्य वर्ग को भी शिक्षा देना तय किया गया। इसके अनुसार यह था दोस्तों कि समाज के कुछ उच्च वर्ग को ही शिक्षा दिया गया, जिससे दोस्तों आगे निचले वर्ग को भी शिक्षा देने के लिए कहा गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसे अध्यवस्पंदन का सिद्धांत या छन थ्योरी या फिर दोस्तों ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावत को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने दोस्तों सती प्रथा को बंद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के प्रयासों से दोस्तों ये विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया और दास प्रथा और कन्यावत को भी अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ बातें और है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इस अधिनियम के दोस्तों जो पहले जो भी नियम बनाए गए थे उसे नियामक कानून कहा गया। और दोस्तों कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से नए बने कानून को जो है एक्ट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। और अब यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय ही बनकर रह गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनकर रह गया था। साथ ही दोस्तों सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया इस अधिनियम में। इसमें इसमें दोस्तों कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें भारतीयों को भी जो है रोजगार देने की बात कहा गया दोस्तों, जिसे कि वंचित नहीं किया जा सकता। और साथ ही दोस्तों
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को फिर से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 1873 का चार्टर अधिनियम। आगे हम देखेंगे दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और दोस्तों पीडब्ल्यूडी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। साथ ही दोस्तों सिविल सेवकों के खुली भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रावधान के तहत सिविल सेवकों की खुली भर्ती जो है दोस्तों भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया, जिसे आईसीएस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों जो है परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसे दोस्तों पार्षद कहा गया और इन्हें दोस्तों विधान परिषद कहा गया। ठीक है दोस्तों, विधान जो है परिषद अलग से बनाया गया। साथ ही दोस्तों इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया है, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया है। और दोस्तों जो गवर्नर जनरल के परिषद था दोस्तों, उसमें अलग सदस्य थे। ठीक है, और दोस्तों साथ ही विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही दोस्तों इस अधिनियम के तहत दोस्तों 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो है मैकाले समिति के द्वारा ही 1854 में भारतीय सिविल सेवा के दोस्तों खुली प्रतियोगिता आयोजित किया गया। और दोस्तों आगे देखेंगे कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय या निर्धारण नहीं किया गया था। दोस्तों इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और दोस्तों इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है दोस्तों किया जाना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे 1853 का जो है दोस्तों चार्टर अधिनियम भारतीयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे जो है इस अधिनियम के द्वारा एक अलग से विधायी परिषद बनाया गया था, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया दोस्तों। और इस प्रकार से इसमें कुछ पारदर्शिता लाने की कोशिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1853 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का दोस्तों हमारा जो लेक्चर था 1773 से 1853 तक का चार्टर अधिनियम, जो कि 1773 के दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ व्यवस्थित नियम बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, जो 1853 तक दोस्तों चार्टर अधिनियम तक ठीक ठाक चलता रहा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आई होप कि ये लेक्चर दोस्तों आज का जो है आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे रिलेटेड जो है दोस्तों अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, और दोस्तों साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।